जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी गुड कैसे? इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। जी देखिए, हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं फैंटास्टिक, हमेशा की तरह मस्त, बिंदास। जी 84 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। कौन सा अध्याय हम पढ़ रहे हैं कल्पना चौहान, सीआरपीसी का? अध्याय 6 सर। अध्याय 6 का कौन सा खंड हम पढ़ रहे हैं एनु? सर थर्ड। हाँ, खंड सी, खंड गा। जी ठीक है। और इसमें आज हम धारा 85 से पढ़ना शुरू करेंगे और आगे के हिस्से जो भी इसके बचे हुए हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं 85 क्या कह रहा है। 85 कह रहा है रिलीज, सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, जो संपत्ति कुर्क की गई थी उसके विषय में उस संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। रेस्टोरेशन किसे बोलेंगे? रेस्टोरेशन उसे बोलेंगे कि जो व्यक्ति जिसकी वो संपत्ति थी वो आके आवेदन करे कि सर मैं समय से हाजिर आ गया, जिस संबंध में मेरी कुर्की की गई थी अब वो मेरा सामान मुझे लौटा दो। ठीक है, जो भी कुर्क किया हुआ संपत्ति है। तो 85 क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ़ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। तो 85 की उपधारा 1 ये कह रही है कि यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति की कुर्की से निर्मुक्ति करने का आदेश देगा। भाई, जिस पर्पज के लिए वो प्रॉपर्टी अटैच की थी वो पर्पज हल हो गया कोर्ट का, तो कोर्ट को कोई शौक नहीं है कि वो उसकी संपत्ति को अपने पास जमा करके रखे, तो वो उसको क्या करेगा? रिलीज कर देगा। किसके फेवर में रिलीज करेगा? जो उसका स्वामी है। स्वामी कौन है? कुर्क संपत्ति जिसकी की गई है, जो उद्घोषित अपराधी है वो। ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है इसका, जो उपधारा 2 है 85 की, वो कह रही है इफ़ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर within the time specified in the proclamation, the property under the attachment shall be at the disposal of the state government, but it shall not be sold until the expiration of 6 months from the date of the attachment and until any claim preferred or objection made under section 84 has been disposed of. ठीक है, under that section unless it is subject to speedy and natural decay or the court considers that the sale would be for the benefit of the owner, in either of which cases the court may cause it to be sold whenever it thinks fit. तो 85 की जो उपधारा 2 है वो बात करती है, वो कह रही है कि यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के वेतनाधीन रहेगी। क्या समझ आया इस बात से? वो राज्य सरकार में निहित रहेगी तब तक, और राज्य सरकार उसको क्या कर सकती है? व्यनित कर सकती है। ठीक है। और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 माह का अवसान हो जाने पर तथा धारा 84 के अधीन किए गए किसी दावे या अपील का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकता है। धारा 84 में क्या बात आई थी सदब? धारा 84 में क्या बात आई थी? सर 84 में यही है कि आपको जो है जो प्रोक्लेम्ड व्यक्ति है वो आए और अपना जो ऑब्जेक्शन है और क्लेम के लिए दिया हुआ है उसमें टाइम उन्होंने, और 6 मंथ्स विद इन तारीख से 6 महीने के भीतर आप आए और आप अपना क्लेम और जो ऑब्जेक्शन है वो दायर कर सकते हैं कोर्ट में। देखिए 84 में जो दावे और आपत्ति थे ये उस व्यक्ति के द्वारा थे जो ये कह के आता है कि सर मैं प्रोक्लेम्ड, ये जो संपत्ति है प्रोक्लेम्ड व्यक्ति की नहीं है, ये मेरी संपत्ति है, आपने गलत व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। 84 में ये बात आई थी। ये सर ये हाँ।
जी सर, ये उस व्यक्ति के लिए जिसका किसी का मतलब हित है, उसमें कोई हित रखता है। हाँ, जी वो उसमें मान लीजिए मैंने एग्जांपल भी दिया था कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो है हस्बैंड और घर है वाइफ के नाम, तो वाइफ के नाम के घर को आपने कुर्क कर लिया तो वाइफ आएगी वहाँ, वो कहेगी कि उससे क्या मतलब है भाई, ये मेरी प्रॉपर्टी है ना कि उसकी प्रॉपर्टी। तो वैसी अवस्था में वो दावा करेगी आगे। तो यहाँ यही कहा गया है कि 84 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकता है, किंतु यदि वह शीघ्रतया और प्रकृतया क्षयशील है, मतलब कोई संपत्ति ऐसी भी तो हो सकती है ना जो नेचुरली डिके हो जाने वाली हो। क्षयशील का मतलब क्या है, शीघ्र खराब होने वाली कोई संपत्ति हो, तब क्या होगा, तो प्रकृत्या क्षयशील है या न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए होगा, तो इन दशाओं में से किसी भी न्यायालय जब कभी ठीक समझे उसका विक्रय करा सकता है। देखिए सामान्यतः तो ये कह रहे हैं कि 6 माह से पहले विक्रय नहीं किया जाएगा वैसी संपत्ति का, लेकिन फिर ये भी बताया है कि यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि भाई प्रॉपर्टी ऐसी है कि 6 माह के बाद ये ख़राब हो जाएगी, ठीक है, या फिर उसको उसके रख रखाव में खर्चा आ जाएगा। मान लीजिए किसी के पशु को कुर्क किया गया है, तो वहाँ पशुओं को कौन चारा पानी करता फिरेगा, उनको तो ये है कि उनको सेल आउट करके उनका पैसा जमा कर लिया जाएगा, और जब कभी वो व्यक्ति आएगा, हाजिर होगा और अपनी संपत्ति के विषय में दावा करेगा, तो उसको उस संपत्ति के मूल्य अदा कर दिया जाएगा आवश्यकता पड़ने पर, यदि ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी तो। क्लियर है भाई 85 का 2, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? जी कल्पना, एनु, हाँ सर जी। क्लियर है? अब थर्ड जो इसका सबसेक्शन है T5 का, उसको देखते हैं। ये कह रहा कि इफ़ within 2 years from the date of the attachment any person whose property is or has been at the disposal of the state government under subsection 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, ठीक है, or the court to which such court is subordinate, and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant, and that he had not such notice of the proclamation as to enable him to attend within the time specified therein such property, or if the same has been sold, the net proceeds of the sale, or if part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale, and the residue of the property shall, after satisfying therefrom all costs incurred in consequence of the attachment, be delivered to him. अब 85 की उपधारा 3 ये कह रही है कि यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के वेनाधीन है या रही है, उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से संपत्ति कुर्क की गई थी, या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसा न्यायालय अधीनस्थ है, स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है, ठीक है, विदिन 2 ईयर वो व्यक्ति या तो वॉलंटरीली प्रेजेंट हो जाता है कोर्ट में, या पकड़ कर लाया जाता है, या दूसरी कंडीशन है कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, दोनों ही अवस्था में, और उस न्यायालय को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ या नहीं छिपा, और यह कि उसे उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं हो पाई, ठीक है, जिससे वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता, तो ऐसी संपत्ति का, या यदि वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगम क्या है, जो नेट आया है, खर्चे वर्चे निकाल के जो पैसा आया है, ठीक है जी,
शुद्ध आगमों का या यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों और अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को उसमें से चुकाकर उसे प्रदान कर दिया जाएगा। समझ आया भाई कुछ? 85 का जो सब सेक्शन 3 है वो क्या बता रहा है? एनु कुछ समझ आया तो एक बार बताइए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। 85 का 3 क्या समझ आया? ये कि अगर जिसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया, अगर वो 2 साल के अंदर कोर्ट के समक्ष वापस आ जाता है और अपने आप मतलब खुद से सरेंडर कर देता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे अगर कोर्ट ने उसको सेल भी कर दिया है तो उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे उसे, वो जो खर्चे काट के नेट आगम आया है ना, उसको दे दिया जाएगा। हाँ, जिसकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई। लेकिन शर्त यह है कि वो 2 वर्ष के अंदर आके ये साबित करे कि वो वारंट के निष्पादन से बचने के लिए ना तो भागा था, ना छिपा था, ना ही उसे किसी इस प्रकार की उद्घोषणा की कोई जानकारी हो पाई थी। ठीक है ना? मान लीजिए वो कहीं किसी बीमारी की वजह से या किसी अन्य वजह से कहीं ऐसे स्थान पे था कि जहाँ ना तो उसको वारंट की सूचना हुई, ना ही उसको जो प्रोक्लेमेशन हुआ प्रोक्लेमेशन के विषय में कोई जानकारी हो पाई, तो ये साबित करे आके कोर्ट में, तब उसको कोर्ट जो है उसकी जो कुर्क की गई संपत्ति है उसको वापस लौटाएगी। और कुर्क की गई संपत्ति या तो एज इट इज़ हो, कुछ ऐसी संपत्तियाँ हों कि 2 साल तक वो जैसी कुर्क की थी वैसी की वैसी उसको लौटा दी। एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई उस संपत्ति को बेच दिया गया था, न्यायालय के द्वारा, सरकार के द्वारा उसको बेच दिया गया था, चूँकि वो ऐसी नेचर की थी कि उसको यदि 2 साल तक रखते तो वो ख़राब हो जाती। या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा ऐसा हो कि जिसको बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी और उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा था जिसको बेचा गया। तो तीनों ही कंडीशन में उसको जो है वो वापस लौटाने का आदेश 85 की उपधारा 3 में न्यायालय के द्वारा कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। जी यस सर। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है 86, ये बात करता है अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए जो आवेदन किया जाएगा, यदि उसको नामंजूर कर देती है कोर्ट, तो उसके विषय में अपील जो है वो धारा 86 में प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा कि कुर्क संपत्ति के संबंध में जो अगर अपील के विषय में कोई सवाल आएगा तो आपको धारा 86 टिक करना है। CRPC में जो आगे मामलों की अपीलें हैं वहाँ आपको नहीं जाना है। कई बार दिमाग में ये रहता है कि अगर आपने 86 ढंग से नहीं पढ़ी है तो आदमी वहाँ तुक्के मारता है बैठ के। तो और जो सामान्य मामलों की अपीलें जो आती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, धारा 372, 73, 74, 75, 76, ये सारी अपीलें हैं, तो वहाँ से कोई मतलब नहीं है। कुर्क संपत्ति के मामले की अपील यही धारा 86 में बताई गई है। धारा 86 क्या कहता है देख लेते हैं। ये कह रहा है एनी पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ 85 who is aggrieved by any refusal to deliver property or the proceeds of the sale thereof may appeal to the court to which appeals ordinarily lie from the sentences of the first mentioned court। तो 86 में ये बताया गया है कि मान लीजिए वो 85 में आया और उसने कहा कि सर मैं तो ऐसे ऐसे मेरे साथ ये बात हो गई थी, और न्यायालय को लगता है कि ये अपनी उस शर्त को साबित नहीं कर पा रहा है जो शर्त 85 की 3 में बताई गई है। 85 की 3 में क्या शर्त बताई गई है वापसी के लिए? फिरोज, संपत्ति को रेस्टोर करने के लिए 85 के सब सेक्शन 3 में कौन सी कंडीशन बताई है? फिरोज बताएंगे। फिरोज, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? माइक खोलिए। आई थिंक फिरोज नहीं सुन पा रहे हैं। एनु, आप बताइए। 85 के 3 में तो ये था ना अभी कि अगर वो
2 वर्ष के अंदर आता है और अपना वारंट जो उसके खिलाफ इशू हुआ था वो उस कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, प्रूव कर देता है कि उसे ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला, फरार नहीं था, तो उसके बिहाफ पे जो उसकी प्रॉपर्टी को पुट किया गया था, तो उसमें से कोर्ट जो उसके मेंटेनेंस के लिए खर्च हुआ उसको काट के उसका उसे वो प्रॉफिट दे दिया जाएगा, अगर वो ये बात प्रूव करता है वो फरार नहीं था, उसके पास वारंट का कोई ऐसा नोटिस भी नहीं था। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। और इसमें फिर 86 ये कह रहा है कि अगर 85(3) वो आवेदन करेगा ना, कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाएगा आगे कि सर ऐसे ऐसे मैं फ़रार नहीं था, ना मैंने जानबूझकर न्यायालय के किसी आदेश की, वारंट की या प्रोक्लेमेशन की मुझे कोई सूचना ही नहीं हो पाई, तो अगर वो कोर्ट में प्रयास करता है और कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है उसके वर्जन से, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, बोला नहीं कोई आपको संपत्ति वापस नहीं मिलेगी। वैसी अवस्था में 86 में उस व्यक्ति को राइट है अपील करने का। और अपील कहाँ की जाएगी, ये कह रहा धारा 85 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों के प्रदान के इनकार से व्यथित है। इनकार कौन करेगा, कोर्ट करेगा। व्यथित कौन होगा, कोर्ट करेगा। हाँ, व्यथित वो होगा जिसने एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष लगाई थी कि सर मेरा सामान, मेरी संपत्ति वापस लौटा दी जाए। तो वैसी अवस्था में उस न्यायालय से अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंडादेशों से सामान्यतः अपीलें होती हैं। क्या समझे भाई, मान लीजिए वो न्यायालय सीजीएम कोर्ट है, तो सीजीएम के फैसले की अपील कहाँ होती है, सेशन में सर, सेशन में। तो वो यही बता रहा है, कोर्ट में सर। हाँ, तो वो यही बता रहा है कि मान लीजिए सीजीएम साहब ने किसी का ऐसा आवेदन जो 85(3) के तहत उसने दिया था वो रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर उसके लिए सेशन कोर्ट जो वहाँ होगा, सेशन कोर्ट में वो धारा 86 सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली उस आदेश को चुनौती देते हुए अपील कर सकता है 86 में। यहाँ आपका सी पार्ट समाप्त हो जाता है अध्याय 6 का, और अगला जो पार्ट है डी पार्ट है, वो कह रहा है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, आदेशिकाओं के संबंध में अन्य नियम। तो आदेशिकाएं हमने कौन कौन सी पढ़ी अब तक, कल्पना चौहान? सर समन, समन, वारंट, हाँ, और सर उद्घोषणा कुर्की, हाँ, प्रोक्लेमेशन और उसकी अटैचमेंट। ठीक है, ये सारी आदेशिकाएं हैं जो कि हमने अध्याय 6 के पार्ट ए बी सी में का खा गा में हमने पढ़ा है। और इसका अध्याय 6 का पार्ट डी जो है वो बात करता है आदेशिकाओं के संबंध में अन्य नियम के लिए। अब 87, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ये कई बार सवाल पूछा गया है भाई, ये खुद हमें हमारे सामने एचजीएस में सवाल आया धारा 87 पे, तो धारा 87 पे लिख लीजिए एक साइड में इम्पोर्टेंट। वैसे तो ये सारा पोर्शन हम इम्पोर्टेंट ही पढ़ रहे हैं सीआरपीसी का, लेकिन जहाँ से सवाल क्लिक हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। 87 से सवाल आया हुआ है एचजीएस में। ये कह रहा है इशू ऑफ वारंट इन लियो ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। ये कह रहा है कि समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। सामान्यतः हमने ये पढ़ा है कि किसी व्यक्ति को पहले कोर्ट समन करेगा, फिर वारंट करेगा, वारंट पे भी नहीं आएगा तो फिर उसको डिक्लेरेशन होगी उसकी, है ना, उसको प्रोक्लेमेशन होगी सही मायने में, है ना, और फिर प्रोक्लेमेशन पे भी नहीं आ रहा तो अटैचमेंट हो जाएगा उसका। लेकिन 87 ये कह रहा है कि इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। तो ये कह रहा है कि समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। तो समन के स्थान पर जो पहली बात बता रहा है, समन के स्थान का मतलब है कि उसमें समन नहीं कोर्ट जारी करेगा, डायरेक्ट वारंट जारी करेगा। या दूसरी बात बता रहा है कि समन भी जारी कर रहा है और उसके साथ ही साथ वारंट भी जारी कर रहा है। ये 87 बता रहा है। क्या परिस्थितियां होंगी ऐसा काम करने के लिए, न्यायालय कब ऐसा करेगा, उसके लिए 87 को देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है ए कोर्ट में, तो मे शब्द आया है तो इसका मतलब है कि दैट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। हम एक सामान्य सी बात आपको हर वक्त बताते हैं कि जिस धारा में मे शब्द आएगा वहाँ कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, और जहाँ शेल शब्द आएगा वहाँ कोर्ट
ड्यूटी बाउंड है उसे करने के लिए। तो 87 की जो बात है, शुरुआत में ही आपको मे मिला है, तो मे का मतलब है कि कोर्ट चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। तो ये कह रहा है कि द कोर्ट में इन एनी केस इन विच इट इज़ एम्पावर्ड बाय दिस कोर्ट टू इशू अ समन फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन इशू आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीज़न इन राइटिंग ए वारंट फॉर हिज अरेस्ट। ये कह रहा है कि न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। समझ आया कुछ बात एनु? जी दोबारा बता दीजिए। हाँ चलिए, ये कह रहा कि न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है। देखिए ये कोड ही तो, ये संहिता ही तो पावर देती है कोर्ट को समन इशू करने का, वारंट इशू करने का, प्रोक्लेमेशन इशू करने का, अटैचमेंट का ऑर्डर देने का। इस संहिता के द्वारा ही तो पावर दी गई है। तो ये कह रहा है कि सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। अब दो कंडीशन दी हुई है 87 में, ए और बी, इसको भी देख लेते हैं, तब 87 आपको पूरा क्लियर होगा। ये कह रहा है इफ़ आइदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन्स और आफ्टर द इशू ऑफ द सेम बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस द कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज़ एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द समन्स। तो ये कह रहा कि यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात, किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय से पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन ना करेगा। ठीक है ना, मतलब कि न्यायालय को लग रहा है तो ढीठ व्यक्ति है, या तो ये भाग जाएगा या समन को ये कोई ऑनर ही नहीं देगा, समन पे ये आएगा ही नहीं, तो वैसी अवस्था है ए। बी कह रहा इफ़ एट सच टाइम ही फेल्स टू अपीयर एंड द समन्स इज प्रूव्ड टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड इन टाइम टू एडमिट ऑफ हिज अपीयरिंग in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure। और दूसरा कह रहा है कि यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने पर असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक रूप से ऐसे कर दी गई थी कि उसके तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रति हेतु नहीं दिया जाता है। भाई समन के स्थान पर वारंट तभी तो जारी किया जाएगा जब कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि समन तो उसको ड्यूली सर्व हो चुका है और सर्विस के बावजूद ही इज़ नॉट अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट। तो तभी तो हम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि सर ये समन पे नहीं आ रहा है, अब इसके समन के स्थान पर वारंट कर दीजिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि समन के अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना। तो अगर कोर्ट को लग रहा है कि समन के लायक ये बंदा नहीं है और समन किए जाने का इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ये भागने की फिराक में है, ये भाग सकता है, तो उसको क्या कर सकता है, समन के साथ साथ वारंट जारी कर सकता है। एनु अब समझ आया 87? जी सर। सर इसमें ऐसा हो सकता है कि कंडीशन की अगर कोई अभियुक्त कस्टडी से फरार हो या उसको बेल दे दी, उसमें आ ही नहीं रहा हो, तो अगर उसका पीछे रिकॉर्ड खराब है ना तो डायरेक्ट फिर सीधे वारंटी कर तो वारंट करती है कोर्ट, फिर समन के लफड़े में नहीं पड़ती है। बोला यार ये तो आदमी ठीक नहीं है, इसको तो वारंट ही भेजा जाए इसका। ठीक है, तो 87 क्लियर हो गया। एनु कोई डाउट? क्लियर है सर। क्या क्लियर हुआ एक बार बता दीजिए हमें भी। जी आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एनु। सर आप हमसे पूछ रहे थे? हाँ मैं आप इससे पूछ रहा था, मैंने कहा आपको क्या क्लियर हुआ है, थोड़ा सा धारा और क्लियर हो जाएगी क्लास मेंबर्स के लिए। सर इसमें यही है कि जिस
व्यक्ति को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया गया है इस कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट है इसका ये जो ए पॉइंट दिया गया है सर, उसके कोई नहीं, आराम से बताओ, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से बताओ। जो समन इशू किया गया है वो उसके मतलब समन इशू करने से पहले या बाद में अगर कोर्ट को ऐसा कोई रीजन मिलता है कि मतलब वो पर्सन जो है जिसके लिए हमने समन इशू किया है अगर वो नहीं आ रहा है या फिर वो फरार है तो उसके लिए समन के साथ साथ वारंट इशू कर दिया जाएगा। वारंट भी इशू कर, अगर वो समन का मतलब वो समन इशू करने पे नहीं आता है, उसका पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ फिर हम कोर्ट जो है उसको वारंट इशू कर दिया जाएगा। देखिए, दो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं 87 को, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को। 87 दो बात बता रहा है, समन के स्थान पर और उसके अतिरिक्त। तो समन के स्थान पे वारंट कब मौजूद आएगा? जब समन उसको बी पार्ट में आप पढ़ें कि उसको समन को बाकायदा उसको सर्व करा दिया गया है, उसको साइन ले लिए उसके, उसे बता दिया कि फ़लाँ आपको आप हाजिर आना है वहाँ पे, ये आपकी डेट है, इस डेट पे आप हाजिर आ जाएं। और वैसी जो तामीला है वो कोर्ट के पास हाजिर आ जाए, तभी तो हम कोर्ट को कहते हैं ना। सदब, आप तो प्रैक्टिस में हैं, कोर्ट जाती हैं, तो वहाँ जब हम कहते हैं कि सर समन की इसको प्रॉपर तामील हो चुकी है, तामील के बावजूद भी नहीं ये आ रहा है, तो तभी तो कोर्ट समन के स्थान पे वारंट करता है। यस सर, सर बोलते हैं कि सर नहीं हाजिर हो रहे हैं तो वारंट कर दीजिए। हाँ, समन देखिए सर, इसको समन सर्व हो चुका है और ये समन सर्व होने के बावजूद भी नहीं आ रहा है, तब समन के स्थान पे वारंट इशू किया जाता है 87 में। और दूसरी अवस्था ये है कि समन जारी करने से पहले या समन जारी करने के पश्चात न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है इतना धूर्त किस्म का व्यक्ति है, समन को ये ऑनर नहीं करेगा, तो इन एडिशन समन के साथ साथ वारंट भी इशू कर दिया जा सकता है 87 के अंडर। कल्पना क्लियर है? जी सर। जी। 88 देख लेते हैं। 88 कह रहा है पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। ये कह रहा व्हेन एनी पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस ऑफ अरेस्ट द ऑफिसर प्रेजाइडिंग इन एनी कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू अ समन्स और वारंट इज प्रेजेंट इन सच कोर्ट, सच ऑफिसर मे रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड with or without sureties for his appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial। ये कह रहा है हाजिरी के लिए बंदपत्र लेने की शक्ति। 88 कह रहा है क्या जब कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है, तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसको मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है अपनी हाजिरी के लिए बंदपत्र प्रतिभूओं सहित या रहित निष्पादित करे। तो बंदपत्र तो आप सभी जानते होंगे, पीबी कोर्ट ले लेती है कि भाई अपना पर्सनल बॉन्ड दीजिए, और पर्सनल बॉन्ड के अतिरिक्त यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि पर्सनल बॉन्ड के अतिरिक्त इससे जो है प्रतिभू भी लिए जाएं, तो उसको वो श्योरिटीज़ दाखिल करने का भी आदेश दे सकता है कि भाई आप यहाँ अपने कुछ जमानती भी दीजिए, या तो आप मेरे समक्ष ही हाजिर आएंगे या फिर आपको आपका ये केस जिस न्यायालय में ट्रायल के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस न्यायालय में हाजिर होंगे। तो 88 समझ आया भाई? सर ये तो वो कंडीशन है कि जब BW हो जाते हैं और BW में अगर वो कोर्ट के सामने आता है तो वो पीबी भी दे सकता है, कोर्ट शॉर्टी भी ले सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये BW और NBW दोनों ही अवस्था में कई बार हम NBW निरस्त कराने का एप्लीकेशन लेके जाते हैं और ऑनरेबल कोर्ट उसका जो NBW है वो उचित आधार मानते हुए उसको निरस्त कर देते हैं। तो उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि कोर्ट कहता है कि इससे पीबी भरवाइए वकील साहब, एक इसका फ्रेश पीबी लाइए। अगर वो पहले से बेल पे भी है और उसने बेल जंप कर दी है, बेल जंप करने के बाद वो आ रहा है, तो तब भी पीबी ले सकता है, कोर्ट लेता है नॉर्मली। क्यों सदफ, ऐसा ही होता है ना वारंट रिकॉल में?
यस सर। हाँ, अगर कोर्ट उसको इतना कस्टडी में रखते हैं, इतना नहीं हो पड़ता सर। हाँ, देखिए कोर्ट के पास दो ऑप्शन है वहाँ। कोई NBW पे आया है, यदि कोर्ट को प्रतीत होता है कि रीजनेबल ग्राउंड है, इसके जो वारंट हुए थे ऐसी परिस्थिति वश हो गई जो इसकी वश से बाहर थे, तब ऑनरेबल कोर्ट वैसे वारंट को क्या करता है, निरस्त कर देता है ना। तो निरस्त करने की अवस्था में वो PB मांगता है। और दूसरी अवस्था ये होती है कि कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई, ये तो जानबूझ के न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं आ रहा था, बहुत लंबे समय से इसके वारंट चले आ रहे हैं। तो वैसी अवस्था में कोर्ट उसको निरस्त ना करके उसके पुराने जो जमानती हैं वो उसको जमानत को निरस्त फरमाते हुए उसको भेज देते हैं JCR में, है ना। और वो कस्टडी में चला जाता है, फिर जुडिशल कस्टडी में। फिर उसको फ्रेश बेल डालनी पड़ेगी, फ्रेश बेल डाल के कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिर उसको जो है वो ये कह रहा बंदपत्र प्रतिबोध सहित या रहित, ये जो बात यहाँ कही जा रही है, यदि बंदपत्र लेके ही छोड़ दिया गया तो काम चल रहा है, लेकिन यदि वो फ्रेश जमानती मांग लेते हैं तो फ्रेश जमानती में तो दोबारा जमानत, बाकायदा पुरानी जमानत तो निरस्त हो जाती है उसकी। जैसे ही एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट हुआ और वो जेल भेज दिया उस वारंट पे, तो जो पुराना जमानत का आदेश है वो नल एंड वॉइड। अब आपको फ्रेश बेल डालनी पड़ेगी, फ्रेश आपको जमानती देने पड़ेंगे, सारी व्यवस्था चलेगी। क्यों सर? ये जो श्योरिटीज दी जाती हैं हाँ सर कि ये वारंट है या जिसमें भी है, तो जो सर ये श्योरिटी कोर्ट में जमा होती हैं, तो सर ये जब जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, मतलब जो भी केस चल रहा है, उसके खत्म होने के बाद क्या ये श्योरिटीज वापस एज इट इज ऐसे ही रिटर्न हो जाती हैं? देखिए, श्योरिटीज़ हमारे यहाँ नॉर्मली या इन्हें कोर्ट अपने पास एज ए फीस के तरह रख लेता ना है? ना 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 वो कोई, देखिए जो श्योरिटीज़ का मसला होता है, श्योरिटीज़ तो तब तक रहते हैं जब तक मुकदमा निस्तारित ना हो जाए। जैसे ही कोर्ट के द्वारा दो परिणाम आते हैं, या तो एक्यूज़ बरी होगा या उसको सज़ा होगी। भाई किसी ट्रायल के अंतिम जो उसका निर्णय होगा, आइदर दिस वे और दैट वे, या तो वो मुकदमा जीतेगा या वो हारेगा। तो अगर वो उसको सज़ा हो जाती है तो सज़ा होने की दशा में जमानतियों को अवमुक्त कर दिया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। और यदि वो बरी होता है तो बरी होने की अवस्था में भी जो जमानती हैं उसकी जमानतियों को उनकी दायित्व से मुक्ति दे दी जाती है। तो जो उनका हमारे यहाँ नॉर्मली जमानत की धनराशि की वैल्यू जमा नहीं कराते हैं। कोई प्रॉपर्टी के कागज़ वगैरह जैसे बेनामा आदमी दे देता है, अपनी गाड़ी की RC दे देता है, मतलब अपने आप को हैसियतदार दर्शाने का एक कागज़ देने मात्र से ही बेल मिल जाती है। हमारे यहाँ ये प्रोसीडिंग है। और अगर किसी ने उस वैल्यू की FD वगैरह रख देते हैं, FD भी चलती है, तो वो FD लौटा दी जाएगी उसको। कोर्ट के पास उसे कोई रखने का कोई राइट नहीं है, वो तो उस व्यक्ति के लिए जमानत ली गई थी। सर अब तो बंद होगी FD है, FD बंद होगी सर। अब सर FD बंद होगी अब सर, FD में बेल नहीं दे रहे हो। अच्छा, स्कोप नहीं दे रहे सर FD के। FD तो सबसे मजबूत चीज़ है। FD तो भाई पता नहीं सर क्यों है, क्या करा इन्होंने, ऐसे श्योरिटी लेनी बंद कर दी FD की। मैंने तो अभी हमारे यहाँ तो FD लग रही है 138 में अभी लगाई थी मैंने तो कुछ दिन पहले ही। नहीं अमित भाई, एक मामले में मेरे पास पार्टी थी तो FD दे रहे थे, मना कर दिया था साहब ने कि FD मिलेंगे। FD से तो बढ़िया चीज़ ही नहीं है, ऐसा होगा, FD से तो बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। व्यू ऐसा होगा। ये अनिल कुमार जी की बात बता रहा है, अनिल कुमार जी ने मना कर दिया था जब वो CGM थे। अनिल कुमार जी को तो आप FD की पूरी धनराशि देते जब मानते हो। वो शायद धनराशि लेना चाह रहे होंगे। सर अगर केस के दौरान, ट्रायल के दौरान हमें जमानत की चेंज भी तो करने पड़ते हैं, अगर आ जाती है कंडीशन, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? बस उसमें जमानती, हमें दूसरे जमानत, हाँ, जमानती चेंज करने के लिए आपको अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष हाजिर करना पड़ेगा। अच्छा सर। हाँ, कोर्ट की वो कस्टडी में जाएगा, फिर आप हटेंगे, आपके स्थान पे दूसरा जमानती आएगा, तब उसको कोर्ट छोड़ेगा। आप हवा में ऐसे ही नहीं बदल सकते जमानती कि वो व्यक्ति जो है पिक्चर में नहीं है और आप चले गए, सर मैं जमानती नहीं रहना चाहता, तो कोर्ट कहेगी भाई आपने उसे मेरे समक्ष हाजिर करने का बॉन्ड भरा हुआ है यहाँ, उसे पहले मेरे सामने लेके तो आइए, तभी तो मैं आपको हटने का आदेश दूंगा। आपके स्थान पे दूसरा वो बंदा अपना लेके आएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा, आप हट जाओगे।
ठीक है ना। तो सर मतलब जिसने पहले जमानत ली थी और अब वो चेंज होना चाह रहा है, तो अब दोनों को उनको भी बुलाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो जमानती है वो भी आएगा, मुलजिम भी आएगा, नया जमानती भी आएगा। मान लीजिए नया जमानती उसके पास नहीं है तो वो बंदा जेल चला जाएगा जब तक दूसरा जमानती कोर्ट या तो वो टाइम दे दे। वो तो कहते हैं जमानत तोड़वा के जेल में जाना। हाँ, या तो जमानत नहीं तोड़वाते, हाँ जमानती हो के जमानत करवा देते। या तो कोर्ट से टाइम मांग ले, सर मुझे 2 दिन 4 दिन हफ्ते का समय दे दीजिए, मैं इस जमानती के स्थान पे दूसरा जमानती दे दूंगा, तो वो समय भी कोर्ट दे सकता है। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट चाहे तो समय दे, कोर्ट चाहे तो उसे जेल भेज दे, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक एडीजे महोदय थे त्यागी जी, तो उनकी कोर्ट से क्या हुआ कि मुलजिम फरार हो गया। अब मुलजिम फरार होने पे क्या होता है, नोटिस टू जामिनान होता है, ठीक, वो 444, 45, 46 की कार्रवाई होती है, सीआरपीसी में आगे पढ़ेंगे हम। तो उसमें क्या हुआ कि मुलजिम फरार, तो वो जो जमानती लोग थे उनको नोटिस हुआ, वो जज साहब के समक्ष हाजिर आए। तो उसमें जो धनराशि थी वो जो भी थी 25,000, 30,000, 40,000 जो भी उस टाइम की रही होगी, तो कोर्ट में आके वो ऑनरेबल जज साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर, उनको कोर्ट क्या कहता है कि या तो मुलजिम लाओ या जितनी धनराशि की आपने ज़मानत ली थी वो जमा कराओ, तब आता है NU नंबर उस जमा कराने का, पैसे का, ठीक है ना। तो अब वो बेचारे हाथ जोड़े खड़े और वो कह रहे सर हम गरीब आदमी हैं, हम मर जाएंगे, ये है वो है। तो जज साहब जो थे वो बड़े बिल्कुल हमारे मुजफ्फरनगर जनपद से बिलोंग करते थे, और उनकी जो भाषा शैली थी वो बिल्कुल देसी, जैसे हम गाँव में बात करते हैं ना, तो वो ऐसे बात करते थे। मतलब जब वो जज की कुर्सी पे भी होते थे तब भी उनकी भाषा पे कोई अंतर नहीं पड़ता था, वो बिल्कुल ऐसी बात करते थे। तो वो क्या कह रहे, जमानतियों के कागज़ उनके सामने थे, तो वो कह रहे भाई इसमें तो नू लिख रहा तुम हैसियतदार हो, अब तुम गरीब होने का नाटक कर रहे मेरे सामने। क्योंकि जब जमानत हम लेते हैं तो हम लिखते हैं ना कि हमारी हैसियत है, हम इतनी जमानत अदा करने में सक्षम है। तो जज साहब कह रहे भाई ऐसा है, 1 तारीख दे रहा हूँ तुम्हें, या तो मुलजिम को पकड़ के ले आओ जहाँ भी है वो, और नहीं तो भाई ये पैसे जमा कर दियो, ये तुमने लिख रखा, उस दिन तो रसगुल्ले खाए होंगे तुमने जमानत ली थी जब। भाई जमाई और इस सब मैटर में अल्टीमेट कोर्ट का सेटिस्फेक्शन ही तो होता है। हाँ देखो, 2 चीज़ हैं अमित भाई, जमानती और जमाई दोनों की सम्मान जो है वो बराबर लेवल का होता है उस दिन भाई। और उसके बाद होता नहीं सर, फिर क्या होना, फिर तो काम निपट गया, नेक्स्ट डे मामला खत्म हो जाए सर। चलिए तो सर मैं उनके यहाँ था, प्रकाश तिवारी जी के यहाँ। हाँ हेलो सर। हाँ जी सुन रहा हूँ। तो सर वहाँ पे एक विद्वान अधिवक्ता हमारे मतलब सीनियर ही है, NBW का, उनका बंदा जेल चला गया। बेल डाल ली उन्होंने। बेल डालने के बाद कह रहे सर ये बहुत गरीब आदमी है, जो इनके बेल बॉन्ड दाखिल है ना वही एक्सेप्ट कर ले सर और PV पे छोड़ दें। अच्छा, पुराने तो वाले तिवारी ने कह रहे भाई इतने सीनियर वकील हैं आप, ये तो देख लो क्या कह रहे। ऐसी बात तो बोलो जो हमें सुनने में भी अच्छी लगे। भाई वो तो फॉरफिट हो चुका, जब बेल चला गया, बेल बॉन्ड तो खत्म हो गया, वो तो फॉरफिट हो गया ना, जब्तीकरण हो गया उनका। तो सही मायने में वो तो सही मायने में कोर्ट क्या है कि उनसे पैसे रिकवर नहीं करती। अगर पैसे रिकवर करना शुरू कर देना, यहीं से पुराने जमानतियों की RC कटवा सकती थी कोर्ट कि भाई जितनी धनराशि का आपने जमानत ली थी वो आपसे राज्य सरकार में, क्योंकि बॉन्ड में भर के देता है जमानती जी। वो तो ये है कि बस रूटीन में चल रहा है, उनको माफ कर देते हैं, दूसरा जमानती आ जाता है। सही बात। सर वैसे प्रकाश तिवारी जी कमाल व्यक्ति है, वैसे जज साहब बहुत कमाल है। चलो अच्छी बात है, कमाल ही होना चाहिए, है ना। वो एक औरत जो है वो चलती रेल में चढ़ गई, तो अंदर की सवारियों ने कहा भाई कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो जमाल की औरत हूँ, कमाल तो मेरा देवर है।
नहीं सर, मतलब उनको नजारत का सारा इंचार्ज दिया हुआ है ना। हाँ। तो सर जिससे वो हो रही थी पार्किंग वगैरह, तो बाइक खड़ी हुई थी अंदर, तो वो इत्तेफाकन से मैं भी वहीं पे मौजूद थी। तो कहने लगे इनके दोनों टायरों की हवा निकालो। उन्होंने निकाल दी, वो जिससे इंतजार कर रहा था वो कहने लग गया कि सर हो गया। कहा नहीं, इन्हें अच्छे से निकाल लो और करके, ताकि ये दोबारा से खड़ी ना कर पाए। और तफरी ले रहे थे सर। चलो अच्छी बात है। चलिए 89 देख लेते हैं। 89 कह रहा है अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, हाजिरी का बंदपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। हाजिरी का बंदपत्र क्या है? जो 88 में हमने बंदपत्र दिया था वो है ये। भाई बंदपत्र हम किस लिए, पीबी हम किस लिए दे रहे हैं? पीबी हम इसलिए तो दे रहे हैं कि आई विल प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, जब भी मेरी तारीख होगी, जब भी कोर्ट के समक्ष मुझे हाजिर होने का आदेश दिया जाएगा तो आई विल बी प्रेजेंट देयर। तो 89 कह रहा है 88 में जो पीबी दिया था यदि उसको भंग किया जा रहा है तो 89 एक्शन में आ जाएगा। ये कह रहा व्हेन एनी पर्सन हु इज़ बाउंड बाय एनी बॉन्ड टेकन अंडर दिस कोड टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट डज नॉट अपीयर, द ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन सच कोर्ट मे इशू ए वारंट डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम। तो कोर्ट ने जो 88 में बंदपत्र लिया था उस बंदपत्र का अनुपालन वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो 89 में कोर्ट आदेश करेगा कि भाई इस बंदपत्र देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके मेरे समक्ष हाजिर किया जाए। इज दैट क्लियर? और 90 कह रहा है प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। ये कह रहा द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस चैप्टर रिलेटिंग टू अ समन्स एंड वारंट एंड देयर इशू, सर्विस एंड एग्जीक्यूशन shall so far as may be apply to every warrant of arrest issued under this code। तो 90 ने ये कह दिया कि समन और वारंट तथा इन्हें जारी करने, उनकी तामीला और उनके निष्पादन संबंधी जो उपबंध इस अध्याय में हैं वे इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक सम्मन और गिरफ्तारी के प्रत्येक वारंट को यथाशक्य लागू होंगे। समझे? यहाँ जो अध्याय 6 में हमने समन, वारंट और ये सारी प्रोसीजर पढ़ा है और इसके पार्ट डी में हमने जो है आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम पढ़े हैं, ये सारे के सारे जो भी समन, जो भी वारंट, जो भी कागज़ वहाँ से इशू होगा इस संबंध में, वो इस संहिता के अधीन जो है अध्याय 6, वो कहीं भी समन जारी किया जा रहा हो वो इसी चैप्टर के अधीन, मतलब कि ये जनरल प्रोविज़न दे दिया 90 में। क्या समझे कल्पना? सर जैसे आईपीसी में धारा 6 में बताया गया है। हाँ, जैसे कि वहाँ अध्याय 4 पूरी आईपीसी पे लागू होता है, उसी प्रकार 90 में एक जनरल बात बता दी कि समन, वारंट जो भी होगा वो अध्याय 6 के नियमों के तहत ही चलेगा। उसकी सर्विस कैसे मानी जाएगी? अब सर्विस मान लीजिए किसी के नौकर को सर्विस करा दी, नौकर के हस्ताक्षर लेके आ गया, तो क्या उसको तामील माना जाएगा? नहीं सर। नहीं सर। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? सर ये सीपीसी में भी है और सीआरपीसी में। हाँ, तामिला में है कि भाई नौकर घर का सदस्य नहीं है। हाँ, तो ये लिखा कौन सी धारा में है, मैं वो पूछ रहा हूँ। बोलिए। 64 में लिखा है ना, इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हाँ, क्या लिखा वहाँ? जहाँ किस्म दोयम की तामील हम पढ़े थे। हाँ, यस, कुटुंब सेवक जो है वो कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाएगा। सेवक। हाँ, तो वैसी समस्याएं दे के आपसे कोई सवाल पूछा जा सकता है, तो कल आप जजशिप करेंगे तब भी आपके सामने ऐसा कोई मामला आ सकता है। देखिए, एक मैंने तामील बताई थी बजात खास किस्म अव्वल तामील, और दूसरी बताई थी किस्म दोयम तामील। किस्म अव्वल तामील तो वो होती है कि जो जिस व्यक्ति को समन किया गया है उसी के हस्ताक्षर करके प्राप्ति की गई है, तो उसको किस्म अव्वल तामील कहा जाता है। और किस्म दोयम तामील वो होती है कि जो व्यक्ति वो है वो तो नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के परिवार के वयस्क पुरुष को, महिला को नहीं चलाएगा वहाँ। ठीक है ना?
ये जो है धारा, इसको चैलेंज कर सकती हैं वैसे महिलाएं, क्योंकि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रही है। स्त्री को पुरुष से कम आंक रही है ये धारा, ऐसा नहीं है कुछ सदर? यस सर, लेकिन सर सीपीसी में आई थिंक है कि व्यस्क जो है स्त्री वो ले सकती है। नहीं, यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है सीपीसी में। यहाँ पर नहीं है। सीपीसी में क्या लिखा है, दैट डजंट मैटर। यहाँ साफ साफ धारा 64 में लिखा हुआ है कि जहाँ समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना मिल सके, वहाँ समन की तामील 2 प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है। तो जो धारा 64 में है ये तामील किस्म दोयम है। समझ आ गई ना? और यहाँ जो परिवार में कोई सेवक है तो वो सेवक जो है वो कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाएगा, भले ही वो रामू काका वहाँ 30 साल 40 साल से नौकरी कर रहा हो और उसके परिवार के सदस्य की तरह ही रह रहा हो। कुछ होते हैं ना ऐसे, आप देखते होंगे कुछ ऐसे सर्वेंट होते हैं कि वो बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह ही कंटिन्यूसली उसी फैमिली में रह के काम काज कर रहे हैं, लेकिन वो चाहे कितने भी लंबे समय से कर रहे हों, उनकी हैसियत धारा 64 में एक सेवक की है और सेवक की ही रहेगी। उनको अगर समन तामील कराया जा रहा है तो वो समन तामील कराया जाना किस्म दोयम तामील की श्रेणी में नहीं आएगा। वैसी अवस्था में यदि कोई ऐसी तामीला होकर आ जाती है तो उसको फिर फ्रेश समन इशू किया जाएगा। कोर्ट पूछ सकती है कि भाई ये बंदा है कौन, इसका भाई है, चाचा ताऊ, क्या लगता है, इसका कुटुंब का मेंबर है कि नहीं है, तो पता लगेगा कि ये तो नौकर है इसके यहाँ, तो कोर्ट जो है वैसी तामील से सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो आज हम लोगों ने अध्याय 6 का समापन आई थिंक हमारा हो गया है। आप लोगों को थोड़ा सा ये बताएं कि सीआरपीसी जो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं? जी सर, अच्छे से समझ में आ रहा है सर। कुछ नहीं सर, दिक्कत तो कुछ नहीं है। हाँ, देखिए मैं प्रयास करता हूँ आपको एक सरल से सरल भाषा में, जो बिल्कुल हमारी जेन्युइन भाषा है उसमें, क्योंकि कानून की जो भाषा है वो थोड़ी सी टेक्निकल होती है और हम उसको जितनी सरल भाषा में समझ जाएंगे, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठ के जवाब लिखेंगे आप डिट्टो बेरेक्ट नहीं लिख सकते। वहाँ आपको अपने विचार प्रकट करने हैं, आपको अपना कंसेप्ट प्रकट करना है और वो कंसेप्ट ही एग्जामिनर चेक करेगा। थोड़ा दाएं बाएं होता है, चलता है, लेकिन आप अपनी अब समन के स्थान या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना किस धारा में प्रावधानित किया है बताइए, तो आप धारा 87 बताएंगे और 87 के जो आपको तत्व याद हैं, डिट्टो आप बेरेक्ट नहीं लिख सकते एग्ज़ाम हॉल के अंदर, कोई माइका लाल नहीं लिख सकता। कुछ टट्टू वो क्या बोलते हैं उनको, रट्टू तोते होते हैं कुछ। हाँ, रट्टू, तो रट्टू क्लियर होना चाहिए सर। हाँ, अब रट्टू तोता अगर वहाँ बेरेक्ट लिख के आ रहा है ना तो वो भी नेगेटिव जाता है। कई बार एग्जामिनर ये मान लेता है कि या तो इसने कॉपी की है और या फिर इसका कंसेप्ट तो क्लियर नहीं है, इसने बिल्कुल इसको वो करके घोट के पी गया है बेरेक्ट को, बाकी इसको अता पता कुछ नहीं है बेरेक्ट कहना क्या चाह रहा है। मेनली हमें क्या करना है कि हम सेक्शंस को जो है तोड़ना सीख लें, बस मेन पर्पज़ हमारा बेरेक्ट को पढ़ने का ये है। क्यों नो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ही तो है सारा खेल। भाई एक व्यक्ति वहाँ से कुछ अर्थ निकाल रहा है, दूसरा कुछ निकाल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करता है, वो बैठ के इंटरप्रिटेशन तो करता है, वो ये कहता है कि ये धारा ये कह रही है, इस धारा का ये मंतव्य है। ठीक है डियर, इसको तो सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, का एक तरह से इंटरप्रेट करना। हाँ, तो अगर आपने इंटरप्रेट करना 2% भी सीख लिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा मैं अपनी। ठीक है ना? तो इसको पढ़ कर समझ के कहाँ कोमा लगा है, कहाँ फुल स्टॉप लगा है, कौन सी बात किससे कनेक्ट हो रही है, ये मेनली धारा तोड़ने का ही आपको खेल सीखना है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।